दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 7 न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा हुआ टॉपिक न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम न्यूक्लिक एसिड का डीनेचुरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि डीनेचुरेशन होता क्या है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड के डीनेचुरेशन के कौन कौन से तरीके हैं। इन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा। तो डीनेचुरेशन होता क्या है, आइए सबसे पहले ये समझते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए होता है ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके जो डबल स्ट्रैंड है उनमें अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है, और अगर हम कंटिन्यूअस हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके जो अनवाइंडिंग है यानी कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जब अनवाइंडिंग हो जाता है और दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो डीएनए डीनेचुरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। डीएनए डीनेचुरेशन इज द सेपरेशन ऑफ ए डबल स्ट्रैंडेड इनटू टू सिंगल स्ट्रैंडेड विच अकर व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक बिटवीन द टू स्ट्रैंड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदलना ही कहलाता है डीनेचुरेशन। यदि हम बात करें डीनेचुरेशन के टाइप्स की, तो डीनेचुरेशन जो होता है डीएनए का वो 2 टाइप का होता है। पहला है विवो डीनेचुरेशन और दूसरा है विट्रो डीनेचुरेशन। तो जब सेल के अंदर डीएनए का डीनेचुरेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं विवो डीनेचुरेशन, और यदि सेल के बाहर डीएनए का डीनेचुरेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं विट्रो डीनेचुरेशन। अब यदि हम बात करें विवो डीनेचुरेशन की, तो विवो जो डीनेचुरेशन होता है कुछ प्रोटीन के यानी कि कुछ प्रोटीन एंजाइम से होता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें हेलिकेज है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लिगेंड्स हैं और कुछ ड्रग्स जो है इनके थ्रू जो होता है वो विवो डीनेचुरेशन होता है। वही हम बात करें विट्रो डीनेचुरेशन की, तो इसके लिए कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। एक फ़िक्स टेम्परेचर होता है, फ़िक्स पीएच होता है, और कुछ नॉन फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन होते हैं जैसे कि सॉल्ट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यूरिया है, फिर अदर केमिकल है, इनके द्वारा भी डीनेचुरेशन होता है। तो आइए वन बाय वन हम इन सभी के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवेल्युएटेड टेम्परेचर की। तो अगर हम देखें डीएनए का जो डीनेचुरेशन है, जनरली चाहे साइंटिफिकली देखा जाए, बाय नेचर देखा जाए, तो जनरली एक टेम्परेचर पर होता है, ठीक है ना। यानी कि हम डीएनए को हीट देकर उसको डीनेचर कर सकते हैं। तो जो टेम्परेचर है वो डीनेचुरेशन का एक सबसे कॉमन तरीका है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीनेचुरेशन इज़ थर्मल डीनेचुरेशन। यानी कि जब हम डीएनए का हीट द्वारा डीनेचुरेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डीनेचुरेशन। तो जब हम थर्मल डीनेचुरेशन यूज़ करते हैं तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो ब्रेक कर जाती है और दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं कि मेल्टिंग टेम्परेचर होता क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डीएनए के कुछ सैंपल दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हम इस डीएनए के जो सैंपल है डबल स्ट्रैंडेड, उसको हम ऐसा टेम्परेचर दें कि न्यूक्लिक एसिड के जो 50% डीएनए है, यानी कि जो 50% डीएनए है वो डीनेचर हो जाए, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाए। तो इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर। यानी कि दिया गया जो डीएनए है जिस टेम्परेचर पर 50% डीनेचर हो जाए वह टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ द टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड आर डीनेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर। और मेल्टिंग टेम्परेचर को हम TM से डिनोट करते हैं। तो यदि कोई भी मेल्टिंग टेम्परेचर है उसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मेल्टिंग टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो अब हम मेल्टिंग टेम्परेचर के पहले जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। क्योंकि बिलो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उस पर जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन मेल्टिंग टेम्परेचर पर आते ही जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो किस में बदल जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाता है,
ठीक है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर के पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर, जिस पे कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, और मेल्टिंग टेम्परेचर क्रॉस करते ही या मेल्टिंग टेम्परेचर पर पहुंचते ही जो डीएनए होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो न्यूक्लिक एसिड के लेंथ पर और दूसरा है न्यूक्लिक एसिड में कौन से सीक्वेंस है, यानी कि गुआनिन साइटोसिन का सीक्वेंस है या फिर एडेनिन थायमिन का सीक्वेंस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुआनिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि एडेनिन और थायमिन में केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो गुआनिन और साइटोसिन को ब्रेक करने के लिए अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए डीएनए में जो गुआनिन और साइटोसिन का कंटेंट है वह ज़्यादा स्टेबल होता है देन एडेनिन और थायमिन के। सेकंड हम बात करते हैं पीएच वैल्यू की। तो पीएच होता क्या है? पीएच जो होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द गिवन सॉल्यूशन, यानी कि दिए गए सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना है वही क्या है, पीएच वैल्यू है। तो डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से उसमें जो H+ आयन है वो अधिक है। तो जैसे ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, और हमने यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया हुआ है और बाहर की ओर जो हमारा मीडियम है उसमें हमने लिया हुआ है हाइड्रोक्सी आयन। बात ध्यान से सुनिएगा, हमने जो बाहर सॉल्यूशन लिया है उसमें हाइड्रोक्सी आयन अधिक है और जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें H+ आयन अधिक है। H+ आयन अधिक क्यों है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। तो जब हम डीएनए को हाइड्रोक्सी आयन वाले सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो OH- आयन है वो क्या करता है कि H+ आयन को जो डीएनए के अंदर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि खींचता है, और जिसकी वजह से जो H+ आयन है वो OH आयन के साथ जुड़कर बना देता है H2O। तो H2O का बनना क्या डिनोट करता है? H2O का बनना यहाँ पर ये दिखाता है कि डीएनए के अंदर जो H+ आयन था वो OH आयन के साथ तो जुड़ गया, तो जाहिर सी बात है कि डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो ब्रेक कर गए, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर गए तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए यहाँ पर डीनेचर हो गया। तो डीएनए के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका जो H+ आयन है उसी का हमने यूज़ किया और उसके लिए हमने सॉल्यूशन में लिया हाइड्रोक्सी आयन। तो यहाँ पर जो पीएच डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि जो पीएच है वो क्या कर रहा है कि डीएनए के डीनेचर में सहायता कर रहा है। अब बात आती है कि हम पीएच कितना रखेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हाइड्रोक्सी आयन हमें लेना है तो हाइड्रोक्सी आयन का मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन हो वो कैसा होना चाहिए, एल्कली होना चाहिए, और एल्कली सॉल्यूशन के लिए जो पीएच होता है मोर देन 7 होता है। तो यहाँ पर हमको पीएच जो चाहिए वो 11.3 यानी कि 11.3 से ज़्यादा चाहिए, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन हो वो एल्कली हो, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो जब भी किसी डीएनए को हम 11.3 से अधिक के सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो डीनेचर हो जाएगा। थर्ड, डीएनए नेचुरेशन के लिए यूज़ हम करेंगे केमिकल एजेंट। तो साल्ट है, यूरिया है, फॉर्मल्डिहाइड है, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल एजेंट हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साल्ट की। तो यदि हम बात करें साल्ट की तो यहाँ पर हम साल्ट का जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो लो कंसंट्रेशन लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं, तो जो साल्ट क्या करता है वो उन आयन को रिमूव करके स्टेबलाइज करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा भी और सारे बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है, और इस वजह से जो डीएनए है डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। तो जब हम लो कंसंट्रेशन करते हैं यानी कि साल्ट का लो कंसंट्रेशन लेते हैं तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इस निगेटिव चार्ज के डिस्टर्ब होने की वजह से जो डीएनए है उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। अगला एजेंट है यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड। तो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड ऐसे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक तरह से कि उनमें खुद के ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास एक ऑपरेटर्स मौजूद है जहाँ पर डीएनए है, तो डीएनए तो अकेले होगा नहीं, जाहिर सी बात है डीएनए जब भी होगा या तो ब्लड में होगा या किसी सेल के अंदर होगा, ठीक है ना, अकेले तो हम डीएनए ले नहीं सकते। तो ये जब भी होगा न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियस के बाहर किसी सेल के अंदर ही होगा। तो ये जो हमने सैंपल लिया हुआ है डीएनए का, अगर हम इन्हें यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के सैंपल के अंदर लें, यानी कि इसको हम डीएनए को हम यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के सैंपल के अंदर डालें, ठीक है, तो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड खुद का हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब हम इनका हायर कंसंट्रेशन लेते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए है
डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या कहते हैं, अपने जो स्ट्रैंड है उसको खोल देते हैं, यानी कि दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, जिससे कि डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि डीएनए के अंदर जो मौजूद नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना, वो खुद का अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बजाय क्या करते हैं कि बाहर जो यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड है उनके मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का जो खुद का स्ट्रक्चर होता है वो डीनेचर हो जाता है, यानी कि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता और इसके जो दोनों स्टैंड है वो आपस में अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करके हम डीएनए का डीनेचुरेशन करते हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक के साथ हमारा आज के इस वीडियो का डीनेचुरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड खत्म होता है। अगले वीडियो में हम डीएनए के रीनेचुरेशन से जुड़े हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।